माननीय सांसदों, युवा संसद के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो संसद की कार्यवाही को शुरू करते हैं। नए सदस्य शपथ ग्रहण करें अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महासचिव महोदय। श्री जानवी, जो गुजरात के पोरबंदर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब आप शपथ ग्रहण करें अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। श्री जानवी महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? महोदय, मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? संस्कृत में श्रीमान। अहम जानवी युवा संसद सदस्यत्वे निर्वाचिता सना ईश्वरस्य नाम शपथं करोमि यत् अहम भारतस्य संविधाने यथा कानूनं स्थापितं तथा यथा विश्वासं निष्ठां च वहिष्यामि यत् अहम तस्य सार्वभौमत्वं अखण्डतां धारयिष्यामि भारतं च यत् कर्तव्यं प्रवेष्टुम् उद्यतः अस्मि तत्र निष्ठया निर्वक्ष्यामि इति च। श्री पुरी, जो गुजरात के जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब आप शपथ ग्रहण करें अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। श्री पुरी महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? हिंदी में श्रीमान। मैं पूरी सौंदर्य युवा संसद की सदस्य चुनी गई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। श्री पीएम सुब्बा का निधन 86 वर्ष की उम्र में 27 जून 2024 को हुआ था। श्री गंगटोक अपने कार्य पद पर रहते हुए अपने कार्य को बखूबी से निभाए हैं, इसलिए सदा उन्हें देश याद करता रहेगा। मैं शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करते ही परम कृपारूप परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भुगतान करने के लिए खड़ी हूँ। श्री पीएम सुब्बा जी को मेरी श्रद्धांजलि, जिनकी मृत्यु पर सभी ने गहरा शोक प्रकट किया है। श्री पीएम सुब्बा जी सक्षम सांसद और प्रभावी वक्ता थे। वे सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे। मैं इस परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं आपके नेता द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में खुद को समर्पित करती हूँ। मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि अब हमारे बीच श्री पीएम सुब्बा जी नहीं रहे। उनके साथ मुझे एक सहकर्मी के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत अच्छे राजनीतिककर्ता, सामाजिककर्ता और एक सार्वजनिक व्यक्ति को खो दिया है। वो अपने स्वभाव के कारण सभी संसद वासियों से बहुत अच्छे से पेश आते थे। मैं शोक सतत परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपने दल को भी शामिल करती हूँ। Now the house will stand in silence for a marked tribute to the departed soul. Om Shanti. Secretary General, may I convey the message of condolences to the Bird family? Yes, ma'am. Prime Minister to introduce new minister. Miss Speaker, ma'am, I have introducing the new minister, Shri Smith Gadhia, Minister of Irrigation. Shri Harry Patel, Minister of Civil Supply. Thank you. अब प्रश्नकाल शुरू होता है।
प्रश्न क्रमांक 101 श्री जिगर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से पूछना चाहूँगा कि अब तक शुरू की गई वंदे भारत रेलगाड़ियों सहित प्रत्येक मार्ग की बारंबारता का ब्यौरा क्या है? आगामी वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों को शुरू करने का प्रस्ताव है? क्या केंद्र सरकार की वंदे भारत रेलगाड़ियों सहित रेलगाड़ियाँ शुरू करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है, और यदि ना, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, नमस्कार। 19 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल में 102 वंदे भारत रेल सेवाएं चल रही हैं, जिनको बड़ी लाइन में विद्युतीकृत वाले नेटवर्क राज्यों को आपस में जोड़ती है, जिन्हें सप्ताह में 6 दिन चलाया जा रहा है। क्या आपकी सरकार ने कभी वंदे भारत शुरू करने का सपना सपने में भी देखा था? तो सदस्य जी, आप सिर्फ सपने ही देखते रह जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदया, इसके अलावा भारतीय रेल पर वंदे भारत शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है, जो यातायात के औचित्य, परिचालन व्यवहारता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्ययन है। धन्यवाद महोदय। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? जी महोदया। जी प्रिया जी, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार के रेल मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हाल ही में देश में कई जगहों पर रेल हादसे हो रहे हैं, इनके क्या कारण हैं? क्या हमारे लोको पायलटों पर अत्यधिक दबाव है? मंत्री जी, सिर्फ नई नई ट्रेनें चलाने से काम नहीं बनने वाला। क्या आपकी सरकार ने हमारे लोको पायलटों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? मंत्री जी, कृपया इसका उत्तर दें। रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से अपने मित्र सांसद जी को यह बताना चाहता हूँ कि लगातार जो रेल हादसे और उनकी जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी भी लोको पायलट की गलती सामने नहीं आई है, बल्कि रिपोर्ट के अनुसार लोको पायलट के समय पर निर्णय लेने से कई घटनाएं बड़े हादसे में बदलने से रोक दी गई हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आपने हमारे रेल कर्मचारियों की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदया जी कि लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वह देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए रूल्स के हिसाब से तय होता है। और माननीय अध्यक्ष महोदया जी, लोको पायलट का जो एवरेज टाइम और रेस्ट का जो टाइम होता है वह उसी के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा 2016 से 2005 और 2016 की नोट करें तो इन रूल्स को हमने बदलाव लाकर संशोधित करके इनमें लोको पायलट को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को हमने एयर कंडीशन करवाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, लोको पायलट का जो कैब, लोकोमोटिव की कैब, इनमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन और हीट होती है, इसीलिए हमने लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गन डिज़ाइन लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, 2014 से पहले सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त हैं उन लोगों से पूछिए कि आपके समय काल में लोकोमोटिव की सुविधाएं थी? 558 में से एक भी रनिंग रूम्स बनवाया गया था? और माननीय अध्यक्ष महोदय, कैब्स की बात तो छोड़िए, इनके समय पर तो लोको पायलट की भर्ती भी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 मिस पायल। Respected Speaker Madam, the incident, very sad incident, occurred on the night of July 27 in the basement of House IS Study Circle in Old Rajendra Nagar, Central Delhi, when heavy rain caused flooding, leading to death of three civil service aspirants, Tanya Soni, Shreya Yadav, and Navin Delvin. This coaching center had no approved building at all, without any facilities. This coaching center become mafia. Ma'am, can government take any action? Any guidelines for this incident? Education Minister. Honorable Chairperson, I assure you the House member of this government committed to social, psychological or mental kind of issue rather than they are studying in coaching center, institutes or higher educations. Regarding guidelines for coaching centers, Government of India gave detailed guidelines on January 2024 to all states, and so many states have their own guidelines like Bihar, Rajasthan and Goa. Regarding this social psychological issue, students, we all have to take care. The issue did not deal only to allegations and answers. अरे सदस्य जी, आप चिंता मत कीजिए, और अगर आपको भी नेता बनना होगा तो हम बना देंगे, लेकिन 10 दिन 7 बाद। धन्यवाद महोदय। Any supplementary question?
जी महोदया। यस मिस प्रिया प्लीज। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में देश के कई राज्यों में नीट घोटाले हुए हैं? इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने पेपर लीक होने तथा लीक पेपरों के पूर्व ही बिक्री के आकलन के लिए कोई समिति का गठन किया है? इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक होने के क्या कारण हैं? क्या भविष्य में भी सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जाएंगे इन पेपर लीक होने को रोकने के लिए? मंत्री जी, माना कि आपकी सरकार काम कर रही है, समितियों का गठन भी कर रही है और शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपकी सरकार ने कई बिल भी पारित किए हैं, लेकिन मेरा प्रश्न उन उम्मीदवारों को लेकर है जिसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, उनके भविष्य का क्या मंत्री जी? नीट के हुए इस घोटाले का जिसके भविष्य पर पानी फिर गया, क्या मंत्री जी आप इसके लिए जवाब देना चाहेंगे? जब सरकारी तंत्र ही वीक होगा तो हर पेपर तो होना ही लीक है। शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें। Honorable Chairperson, the President addressed the issue which has raised. नीट परीक्षा 5 मई 2024 को परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा 571 शहरों में और 4750 केंद्रों द्वारा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कई उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण भी कराया था, लेकिन परीक्षा आयोजित करने के बाद कथित धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए थे, लेकिन न्यायालय ने परीक्षा को रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं समझा और यह निर्णय लिया कि शिक्षकों को 3 साल तक और विद्यार्थियों को उम्र भर तक परीक्षा खंड में बैठने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी और जिन बच्चों को परीक्षा देने में अधिक मामले हुए हैं उनको वापस से मौका दिया जाएगा। और बाकी यह कहना कि मंत्री जी चिल्लाने से झूठ में नहीं बदल जाएगा। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहूंगा, जिन्होंने रिमोट से सरकार चलाई है, रिमोट से 2010 में 3 बिल पास हुए एजुकेशन को लेकर 3, लेकिन इन्होंने एक भी बिल को पास नहीं किया। हमारी सरकार की यह हिम्मत है। अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन रेगुलेटरी में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी थी आपकी पार्टी की? क्या मजबूरी थी जो एक भी बिल को पास नहीं किया और हमको प्रश्न पूछने चले आते हैं? धन्यवाद महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, मिस्टर जयग्रावत। Honorable Speaker, while the Minister of Culture be pleased to state whether the government has formulated any scheme for the protection of cultural heritage in compliance with the guidelines of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. If so, the details thereof, and the state-wise amount sectioned for this purpose. Whether the government identified some sites with the purpose of heritage protection and financial assistance. If so, the details thereof, and the steps taken by the government to bring Indian cultural heritage sites on global platform. Thank you, ma'am. Minister of Culture and Tourism. Yes, Speaker Madam. There is no such scheme formulated for the protection of cultural heritage. However, India has ratified 1972 UNESCO Honorable Convention. members, please maintain the dignity Listen, of please. Parliament. All the sites and monuments under the jurisdiction of Archaeological Survey, Ministry of Culture are protected and conserved by the funds provided by the Government of India. Speaker Madam, there are 57 properties in the tentative list for further inclusion in the World Heritage List. However, as for the personal guidelines 2023, only one property can be submitted in inscription process each year. However, 43 properties are in the World Heritage List. Thank you, Speaker Madam. Any supplementary question? जी महोदया, जी देवपरी जी बताइए। क्या पर्यटन मंत्री ये बताए कि कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सतत पर्यटन को प्रोत्साहित देने और हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार की देश में अल्प विकसित अथवा कम प्रचलित पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? पर्यटन मंत्री अपना तथ्य सामने रखे। जी महोदया, मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि मंत्रालय अपने कार्यकलापों के द्वारा विरासत और संस्कृति समृद्धि को बढ़ावा देने का कई राष्ट्र नीतियाँ तैयार करता है। और मैं मंत्री जी को अवगत करा दूँ कि हाल ही में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है और स्थायी जिम्मेदार स्थलों को बढ़ावा देने के लिए उनको विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की भी शुरुआत की गई है। महोदय,
महोदया, विरासत और संस्कृति की जागरूकता को बढ़ाने के लिए मंत्रालय विभिन्न वेबसाइट, सोशल मीडिया और अपने कई उत्सव कार्यक्रमों से संवर्धन करता है। और शायद मंत्री जी पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष कि हाल ही में दिल्ली में यूनेस्को की एक बैठक जारी की गई है, जिसमें हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के काबिल हुए हैं। महोदया जी, इस आयोजन में हमें विरासत, एक समृद्ध विरासत का महोदम जो असम राज्य का 43वां नया जोड़ा गया है, इसके हम काबिल हुए हैं। धन्यवाद महोदया। प्रश्न क्रमांक 104 सुश्री रोली जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, देश एवं समाज में बालिकाओं की स्थिति को गौर करते हुए मेरा प्रश्न रक्षा मंत्री से है। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार ने देश में बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई कानून या विचार व्यक्त किया है? क्या सरकार ने बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है? और क्या सरकार बालिकाओं के लिए कोई सैनिक विद्यालय खोलने का विचार करेगी? महोदया, यदि सरकार ने कुछ विचार किया है तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है एवं उक्त परियोजनाओं में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? मंत्री जी, क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य और विशेष रूप से रायपुर संसदीय क्षेत्र में भी कोई बालिका सैनिक विद्यालय खोलने का विचार किया है? मंत्री जी, यदि सरकार ने कुछ विचार किया है तो सरकार ने बालिकाओं के लिए क्या विशेष योजनाएं बनाई हैं? मंत्री जी, उत्तर दीजिए। रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्कार। देश में पूर्णावधि प्रतिमान के तहत कुल 33 सैनिक स्कूल स्थापित है। वर्तमान तिथि तक इनमें कुल 1541 बालिकाएं अभ्यास कर रही है। बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोलने पर सरकार के कोई विचाराधीन नहीं है। महोदया जी, अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया होता तो सदस्य जी आप यहाँ नहीं होती। महोदया जी, अगर हमने बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल नहीं खोले होते तो बताइए लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा कौन है? कौन है मंत्री जी? तो बताइए एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय कौन है? तो बताइए वाइस एडमिरल आरती सरीन कौन है? बताइए। और आपको नहीं पता तो बता दूं, यह देश की महत्वपूर्ण रैंक वाली, हमारे देश की रक्षा में सेवा करने वाली महत्वपूर्ण महिलाएं हैं। वो गैर सरकारी संगठनों के साथ सैनिक स्कूल स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य में एक संवित गुरुकुलम उच्च माध्यमिक स्कूल मथुरा को बालिका सैनिक स्कूल के रूप में पूर्ण रूप में मंजूरी दी गई है। हाल ही में 2021 में हमारी सरकार ने एनडीए में महिलाओं के लिए मौका दिया है। ये देश में पहली बार हुआ है जब एनडीए में महिलाओं को मौका दिया गया है। और इसमें महिला ऑफिसर बन के आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे सकती है। महोदया जी, हमने महिलाओं के लिए इतने कार्य किए हैं कि इन लोगों ने कभी फुर्सत में भी नहीं सोचा होगा। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? जी महोदया। जी शीतल जी, बताइए। क्या हमारे रक्षा मंत्री मुझे यह बताने की कृपा करेंगे, क्या परीक्षण के तौर पर इसके प्रक्षेपण से देश की सामरिक प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और भारत की रक्षा क्षमताओं में सुधार करने में मदद मिलेगी? और उक्त विरोधी मिसाइल की उन विशेषताओं का ब्यौरा क्या है जो इसे अन्य देशों की ऐसी अस्त्र प्रणालियों से विशिष्ट बनाती है? रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें। महोदया जी, हमारे पास कई सारे हथियार है। और महोदया जी, पहले मिसाइल का नाम तो बता दीजिए। अरे हाँ मंत्री जी, आपकी जानकारी खातर मैं आपको बता दूं कि मिसाइल का नाम रुद्रम मिसाइल है। महोदया जी, हमने रुद्रम मिसाइल के लिए 2 परियोजनाएं स्वीकृत की है। रुद्रम मिसाइल ने परीक्षण में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के मिशनों को पूरा करके एक महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है और हमारे देश की रक्षा को बेहतर बनाया है। यह व्यापक बैंड के अनुसार लक्ष्य को पहचान सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है तथा उनका सामना कर सकता है। यह सुविधा अधिकांश देशों की अस्त्र प्रणालियों के पास नहीं है। महोदया जी, हमारे देश के पास इतनी क्षमता है कि हमें दूसरे देशों के पास से मदद नहीं लेनी पड़ती। लगता है आप भूल गए, इंडो पाक वॉर के दौरान आप रूस के पास से मदद लेते थे। महोदया जी, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हमें दूसरे देशों की मदद के बिना हम कहीं भी अपना तिरंगा लहरा सकते हैं। धन्यवाद। जी नेहल जी, बताइए। माननीय महोदया, मैं हमारे मंत्री जी को इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि जब हमारा युद्ध चल रहा था, हम लोग अमेरिका और रूस के पास मदद मांगने गए थे। क्यों? तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कुछ अलग थी। हमारा देश बहुत परिस्थितियों से जूझ रहा था। महोदया, शायद मंत्री जी को पता नहीं है। पहले मंत्री जी को ये सब बातें क्लियर करनी चाहिए, बाद में संसद में बोला कीजिए। मंत्री जी। जी रक्षा मंत्री।
यहाँ पर बात अर्थव्यवस्था की नहीं हो रही, यहाँ पर बात रक्षा की हो रही है। और यह बात है 1971 की, जब इंडो पाक वॉर के दौरान आपने रूस के पास से मदद ली थी और बाकी 33 सालों में आपकी सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अरे सदस्य जी, 33 साल तो क्या 70 साल में भी आपकी सरकार ने अर्थव्यवस्था नहीं बनाई, जितनी हमने 10 साल में बना दी, और हमारी जीडीपी भी टॉप पर चल रही है। प्रश्न क्रमांक 105 सुश्री रोशनी जी। माननीय महोदया, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 4 और 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की दरों में कोई अंतर है? यदि नहीं तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही कर वसूला जाता है? पिछले 3 वर्षों के दौरान NH-19 पर स्थित डीडी खिली और शिव सागर पर संग्रहित किए गए कर का वर्षवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? यदि नहीं तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि कर वसूलने वाली संबंधित और साथ ही लापरवाह NHI अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? क्या सरकार का कोई विचार है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरा प्रणाम। जी नहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों के 4 या अधिक लेन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की दरें अपरिवर्तित रहती है। जी नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के प्रावधान के अनुसार 4 लेन को 6 लेन या अधिक लेन में उन्नयन करने के दौरान भी उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाता है। 6 लेन वाले राजमार्गों के लिए कोई अलग से उपयोगकर्ता शुल्क दर नहीं है। हाँ, हमने माना कि पिछले 3 वर्षों के लिए डीडी खिली और शिव सागर यानी कि सासाराम शुल्क प्लाजा में भारत के राजपत्र में प्रकाशित शुल्क अधिसूचना के अनुसार 4 लेन राजमार्गों के उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह कुछ इस प्रकार है, जैसे कि 2021-22 में 27,041 रुपये, 2022-23 में 32,297 रुपये, 2023-24 में 35,291 रुपये। प्रश्न नंबर घ से च का उत्तर है कि रारा शुल्क नियम। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, मिस्टर विश्वराज। Respected Speaker, ma'am, the Minister of Labour and Employment, you have needs to become real, not a real. Otherwise, you are scolded down by the people. Please, Viswaraj, direct comes to the point. Yes, ma'am, I comes to the point. Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state the details provided under Atal Pension Yojana state-wise and the year-wise? If so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. Thank you, ma'am. Minister of Labour and Employment. Respected Speaker, ma'am, answer A to C. Atal Pension Yojana, ABY, was launched on 9th May 2015 and was operationalized WA 1st June 2015. Minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. As per scheme, subscribers shall receive a government guaranteed minimum pension of Rs 1,000 to 5,000 after the age of 40 years until death, depending on contribution chosen by beneficiary. The pension benefit under APY accepted to start from 2035 onwards. The enrollment under APY has grown steadily with total of 6,71,84,348 subscribers enrolled as on 20 July 2024 since inception. Thank you. Any supplementary question? प्रश्न क्रमांक 107, श्री तरुण जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न कोयला मंत्री से है कि क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पाई गई लिथियम की वास्तविक गणना की है? खनन कब तक शुरू होने की संभावना है और वर्तमान में प्रति टन खनन लागत एवं प्रति टन बाजार मूल्य कितना है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि ना तो इसका कारण क्या है? कोयला और खान मंत्री यह बताने की कृपा करें। जीएसआई ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाह लेमना क्षेत्रों में बॉक्साइट के भीतर 583 ppm के ऑक्साइड के साथ 8.9 मिलियन टन का अयस्क को अनुमानित संसाधन G3 का अनुमान लगाया है, जिसमें -200 ppm का कट ऑफ है। केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर ने लिथियम ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा था, हालांकि नीलामी सफल नहीं रही। ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी होने के बाद ही पट्टेदार खनन और उसके बाद उत्पादन करेगा। प्रति टन खनन लागत अनुमान पट्टेदार द्वारा लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिथियम कार्बोनेट का बाजार मूल्य लगभग $15,000 प्रति टन है। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? प्रश्न क्रमांक 108, सुश्री नेहल जी।
माननीय महोदया, मेरा अगला प्रश्न हमारे प्रधानमंत्री जी से है। क्या मंत्री जी मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे भारत में अंतरिक्ष में पहुंचने, अधिक वाहनी और धारणीय बनाने के लिए क्या पहल की है? यदि की है तो उसके कारण क्या है, और यदि नहीं तो उसके भी कारण क्या? प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रणाम। मैं सांसद सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताना चाहती हूँ कि हम हमारे देश को इतना विकासशील बना रहे हैं कि आपको गिनवा तो नहीं सकते। वैसे जनता को तो दिखता है पर आपको नहीं दिखता, इसीलिए बता देते हैं। इसरो अंतरिक्ष में पहुंच को और अधिक वहनीय और धारणीय बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास करता है। माननीय महोदया, मुझे लगता है कि हमारे सदस्य जी को हमारे किए हुए विकास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसरो अंतरिक्ष में पहुंच को और अधिक वहनीय और धारणीय बनाने के लिए प्रक्षेपण यान का विकास किया है और 3 अवतरण में स्वचालित रनवे अवतरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसरो ने कक्षा की उड़ान और पुनः प्रवेश मिशन के लिए विकासात्मक कार्यकलाप प्रारंभ किए हैं। इसरो ने ऊर्ध्वाधर उड़ान एवं ऊर्ध्वाधर अवतरण के लिए विकासात्मक कार्य भी प्रारंभ किए हैं। यह भारी प्रक्षेपण यानों की पुनः प्राप्ति तथा बूस्टर चरणों के पुनः उपयोग के लिए एक सुसाध्यकारी प्रौद्योगिकी है। इसरो ने स्क्रैम जेट नौदन के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। इसी तरह मंत्री जी, इसरो आगे बढ़ा है और बढ़ता भी रहेगा। साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग करने वाला हमारा देश भारत, जिसने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान लॉन्च किया था और आने वाले 2025 में गगनयान लॉन्च होगा। इसके अलावा भी हमने अनेक मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा है। ये रही इसकी फाइल में महोदय जी को, मैं यहाँ महासचिव महोदय जी को दे देती हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। हमारा देश भारत ऐसे अनेक मिशनों के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित कर रहा है। महोदया, मैं सांसद जी द्वारा सदस्य जी को यह बताना चाहती हूँ कि आपकी सरकार थी तब हमने देख लिया था आपने कैसे कैसे मिशनों को अंतरिक्ष में भेजा था और कैसी कैसी प्रौद्योगिकी का विकास किया है। ये तो जनता के लोग ही जानते हैं कि आपने कैसा विकास किया था। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? प्रश्न क्रमांक 109, सुश्री श्वेता जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के कुछ भागों में जीका वायरस एवं हाल ही में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहे हैं? यदि हाँ, तो सरकार को पता भी है कि अब तक किन किन राज्यों में यह वायरस फैल चुके हैं और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में इन वायरसों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है और इन वायरसों से प्रभावित राज्यों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है? बताइए मंत्री जी, बताइए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। माननीय अध्यक्ष महोदया, नमस्कार। सरकार इस बात से अवगत है कि देश के कुछ भागों में जीका वायरस तेजी से फैला है। भारत में पहली बार 2017 में जीका वायरस सूचित किया गया था। जब गुजरात से उसके कुछ मामले सामने आए, तब से राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित राज्यों में फैल चुका था और हमारी सरकार रोग प्रबंधन कार्य योजना भी लगवा रही है और हमारी सरकार इस कार्य योजना में लोगों को विस्तृत रूप से मार्गदर्शन दे रही है। हमारी सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमारी सरकार ने एक वेबसाइट भी उपलब्ध करवाई है और हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कैंप भी लगवा रही है। धन्यवाद महोदया। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? ब्रिज ऑफ प्रिविलेज। Respected Speaker Ma'am, a serious branch of a privilege as communicated by the civil society member, a few news channels and newspaper Mumbai, while communicating on the draft of a Land Acquisition Bill 2024, approved by a standing committee of Parliament. All this as all dishonest and motives and express their doubt about the interview of the wall of the parliamentary. I therefore request to allow me to raise on that matter now. Nirmal ji, have you given notice of it earlier? You may give you notice along with a copy of newspaper cutting and made by the civil society member. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Speaker Ma'am, I have given a notice today
10 m 50. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Let you know my decision. Paper to be laid on the table by Minister of Social Justice and Empowerment to lay a copy of notifications and annual report 2024 and 2025. Mihir Karena. जी मैम, with your kind permission, I have read 2 letter table of papers mentioned against my name and its serial number 8 never revise the list of business. Thank you. विपुल बोदर. जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के समुद्र लिखित दस्तावेजों को सदन पर रखता हूँ। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम अपर चैम्बर। महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2014 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज रेलवे बिल 2024 के प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 5 फरवरी 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था। धन्यवाद। Welcome to the Japanese Parliament delegation. Honorable members, I have to make an announcement. On my own behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency Ms. Haru Tanaka, the Speaker of Japanese Parliament delegation. The other honorable members of the delegation are Ms. Anna Williston, the Minister of American National Congress; Kevin Melbourne, Tourism Minister of Japan; and Kiizo Takemi, Minister of Health, Japan. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on 20 August 2024 on Tuesday. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and very best wishes through them to the President, the Prime Minister, the Japanese Parliament, the government, and the friendly people of Japan. Now, calling attention motion. Now, let us take up the calling attention motion to call the attention of the Minister of Home Affairs to the neighbor country Bangladesh crisis. Ms. Nehal, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने मंत्री जी का ध्यान अति संवैधानिक मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूंगी। वो मुद्दा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का है। वो पड़ोसी देश बांग्लादेश जिनकी हम 1971 और 1976 जैसे बड़े बड़े संकट में मदद करते आए, वो देश बांग्लादेश एक बार फिर से संकट में है महोदय। हालांकि ये उनका आंतरिक मामला है, परंतु अगर पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तो उनका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। 27 अगस्त को विरोधियों ने प्रदर्शन चालू किए। 5 सितंबर को महोदय 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि 6 सितंबर को वहां के विरोधियों ने यूसीन मोहम्मद को वहां का नेता चुन लिया है। या आला माननीय महोदय, वहां के प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जी ने इस्तीफाक दे दिया है। उनके आवास पर भी हमला हुआ है। अभी शेख हसीना जी ने हमारे भारत में आश्रय लिया हुआ है। क्या हमारी सरकार उसके लिए कुछ और सोच रही है? Yes, Minister of Home Affairs, please. सदस्य जी, लगता है आपको तिथियां याद नहीं रहती। शेख हसीना जी ने बांग्लादेश 27 अगस्त को नहीं 27 जुलाई को छोड़ा था और 5 सितंबर को 100 लोग नहीं मारे गए थे, 5 अगस्त को 100 लोग मारे गए थे। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी को नमस्कार। मैंने नेहल जी की सभी बातों को सुना और मैं भी मानता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में संकट, वो भी राजनीतिक संकट, बड़ी बात है। पर मैं अपने सभी मित्र व सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार बांग्लादेश के हर घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है और वहाँ के राजनीतिक संगठनों के निर्माण पर भी नज़र बनाए हुए है। और रही बात शेख हसीना जी की, तो मैं आश्वासन देता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते शेख हसीना जी बांग्लादेश में तब तक शरण ले सकती हैं जब तक कोई दूसरा देश उन्हें शरण ना दे या उनका स्वयं का देश उन्हें वापस ना बुला ले। धन्यवाद सर। मिस्टर तुषार ओडेदरा। माननीय महोदय, क्या हमारे गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हाल ही में वायनाड में एक हादसा हुआ था, उसकी वर्तमान रिपोर्ट क्या है,
उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसके लिए इनकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, या फिर सरकार सिर्फ हाथ धरे ही बैठी है? माननीय गृह मंत्री जी कृपया उत्तर दें। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी नमस्कार। पहले तो मैं वायनाड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से सदस्य जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार को वायनाड में मारे गए लोगों का बहुत दुख है और हमारी सरकार वहां के केरला प्रशासन से संपर्क में है और वहां की स्थिति के बारे में पता लगा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे 400 से भी ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी है और हमें अभी आशंका है कि कुछ लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अध्यक्ष जी, यह एक प्राकृतिक आपदा है जो आए दिन देश विदेश में आती रहती है, फिर भी हमारी सरकार ने वहाँ पे NDRF, मेडिकल टीम, एयरफोर्स, हेल्पलाइन नंबर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है और हमारी सरकार वहाँ पे अभी रडार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 190 मीटर पुल तैयार करके 140 लोगों की जान बचाई है। माननीय महोदय, हमारी सरकार भारत के मंत्री जी रुकिए, ये कोई चुनाव प्रचार की जगह नहीं है, संसद है संसद। अरे आपको भी बोलने का मौका मिलेगा भाई, पहले गृह मंत्री जी को सुन लीजिए आप। हमारी सरकार भारत की जनता के साथ सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलती आई थी और चलती रहेगी। यह मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से माननीय सदस्य जी को और प्यारे भारत की जनता को हमारी तरफ से प्रेम भरा वादा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये बातें करते हैं कि सरकार के हाथ पर धरे हुए थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को और हमारे भारत की जनता को पता है कि किसकी सरकार के हाथ बंधे हुए थे। और आपकी सरकार का कार्य पैटर्न क्या था वो मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे परसों क्या करते हो, सरकार रहेगी बरसों। और तभी अहम मौके पर हमारी सरकार आ गई और इनकी बाजी पलट गई और हमारी सरकार ने भारत देश को धरती की नींव से चांद की छांव तक, धरती के आंतरिक छोर से अंतरिक्ष तक औद्योगिकी के कार्य करके भारत को विकास की ओर दौड़ा है। इसीलिए ही हम आज यहाँ पर टिके हैं। माननीय अध्यक्ष मंत्री जी, वर्तमान में देश में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है और आपकी सरकार विकास या देश की एकता की बात कहकर जनता को सिर्फ आश्वासन दे रही है और कुछ नहीं। एक तो उत्तराखंड में एक घटना घटित हुई थी और गुजरात राज्य की 2 घटना अभी तक कोई भूला नहीं है। एक तो विधानसभा चुनाव के समय मोरबी का पुल और राजकोट गेम जोन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? एक तो विपक्ष इसके आंकड़े बताकर बार बार सरकार के हवा निकाल रहा है और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि सांसद में आप सदस्य हैं तथा हम मंत्री, और मैं इधर चुनाव प्रचार करने नहीं, मेरे देश की जनता को आश्वासन देने के लिए खड़ा हूं। और ये बात करते हैं जो अभी रेल दुर्घटना घटी है उनकी, तो जांच पड़ताल अभी जारी है और जो रेल इंस्पेक्टर है उनकी नियुक्ति का काम अभी अच्छे से किया जा रहा है। और बात हो उत्तराखंड रेल दुर्घटना या गुजरात की दोनों घटना के बारे में, तो हमारी सरकार ने वहाँ की स्थिति के बारे में पता लगाया और कड़ी कार्यवाही करके जो घटनाग्रस्त परिवार है उनको आश्वासन देके उनको राशन, आर्थिक त्रुटियों में आजीवन सहाय देने की घोषणा की। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वायनाड दौरा करके जो भी घटना के परिवार है उनको मुफ्त आवास, राशन, आर्थिक मदद और चिकित्सा प्रदान करने का ऐलान किया है और परिवार में प्रति व्यक्ति माह 600 रुपये देने का भी ऐलान किया है। हमें पता है कि धनराशि से उन लोगों का दुख खत्म नहीं होने वाला, लेकिन उनको आश्वासन मिले कि हमारे देश की सरकार हमारे साथ खड़ी है। और माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की हालत देख मुझे कुछ शायरी याद आ रही है जो इस प्रकार है। मैं भारत राष्ट्र का भक्त हूँ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, जो सत्ता के लोभी है मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा, लाया हूँ पैगाम एकता का, यह पैगाम सबको बताऊंगा, जो बांट रहे हैं देश स्वार्थ हित जो, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा, उन सबको सबक सिखाऊंगा। और ये बातें करते हैं विकास की मौसी की, तो हमारी सरकार विकास की मौसी नहीं, विकास की माँ है और माँ से बेहतर अपने संतान का विकास कोई नहीं कर सकता। और लगता है सदस्य जी को आंखों के नंबर ज्यादा है क्योंकि इन्हें विकास दिखता ही नहीं।
अरे विकास तो देखो, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकास को लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री औषधि योजना और प्रधानमंत्री हमारे स्टूडेंट के साथ हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और प्रधानमंत्री महाकार्ड योजना जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़ा ऑपरेशन यूएन मेहता जैसे हॉस्पिटलों में मुफ्त में किया जा सकता है, आपका भी किया जा सकता है। और ये योजनाएं चुनाव के टाइम लागू नहीं होती, हर साल लागू रहती है। धन्यवाद महोदय। जी धवल जी। अरे सदस्य जी, पहले आप तो सत्ता में आने की पहले सोच लीजिए, बाद में हमसे सवाल पूछ लेना। धन्यवाद। बेचारी भोली भाली जनता। नॉन भोली भाली जनता। यह संसद एक मंदिर है और कटुवचन बोल के इनको अपवित्र मत करिए। और आपकी साधना और आराधना का फल मैंने कहा कि आप वहां बैठकर अभी तक भुगत रहे हैं, और ये बातें करते हैं 303 और 240 की, तो भारत की 140 करोड़ जनता का भरोसा अटूट हमारे साथ था, इसलिए ही हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और ऐसे ही 140 करोड़ जनता का भरोसा हमारे साथ रहा तो फिर एक बार हो जाओ तैयार, फिर एक बार आएगी हमारी सरकार। और तो भी हम देश को सरकारों के बीच ना पीसे, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, संगठन बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन ये भारत देश रहना चाहिए, लेकिन ये भारत देश रहना चाहिए। Minister to introduce the bill, Water Abandonment Bill. मैडम, आई इंट्रोड्यूस द बिल। मिनिस्टर प्लीज। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल अधिनियम 1974 और संशोधन करने वाले विधेयक लोकसभा द्वारा यथापारित विचार किया जाए। महोदया, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? हाँ, आपको अनुमति दी जा रही है 2 शब्द बोलने की। महोदया, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उससे न सिर्फ उद्योगों को गति मिलेगी, अपितु यह पर्यावरण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा। इन बिलों को इसलिए ले लिया गया है ताकि हमारे देश की औद्योगिक इकाई स्थापना, संचालन, अनुमति उल्लंघन पर कार्यवाही आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलाव को किया जा रहा है। महोदया, इस बिल से कुछ इस प्रकार के फायदे हुए। राज्यों के बोर्डों के जो प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति है उसको सुव्यवस्थित करना। इस बिल द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और प्रावधान है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। जब हम राज्य में उद्योग लगाने जाते हैं तो कस्टम टू स्टेब्लिश और कस्टम टू ऑपरेट का जो मैगजीम है, हम जानते हैं कि इसके द्वारा अलग अलग राज्यों में तकलीफ दी जाती है और यह एक तरह का भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी इसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले संशोधन के प्रावधान को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं चाहूँगा कि सदस्य इस पर अपना समर्थन दे। अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि जल अधिनियम 1974 का और संशोधन करने वाला विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। हाँ महोदया, मैं इसके बिल के समर्थन में नहीं हूँ। माननीय सभापति महोदया, मेरे अनुरोध पर बिना बारी बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, मैं इस विधेयक का पुरजोर और पुरजोर विरोध करता हूँ। जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण का सवाल है, यह एक कठोर कानून है। इस बिल को बेहद हल्के ढंग से पेश किया जा रहा है और चर्चा के लिए भी ले जाया जा रहा है। मैं राज्यसभा की बहसों से भी गुजरा हूँ, दुर्भाग्य से यह गायब है। मैं माननीय जी से जानना चाहूँगा, मंत्री जी, बिल की मंशा क्या है? व्यापार करने में आसानी के नाम पर, जीवन जीने में आसानी के नाम पर आप देश के पूरे सद्य सिद्धांतों एवं संविधान को छीन रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण कानूनों और पारिस्थितिक संरक्षण कानूनों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। यही कारण है कि मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ। यह बहुत ही सरल तरीका है जिसे इसे पेश किया जा रहा है और इसके दुष्परिणाम भी बहुत अधिक होंगे। मुझे इस बात पर एक कविता याद आ रही है जो कुछ इस प्रकार है। धुंधली हो रही है अब नीली नीली धरा, कहाँ खो गई वह स्वच्छ हवा की धारा। पेड़ों की छांव अब कम पड़ने लगी है, धरती की धड़कन भी धीमी होने लगी है। नदियाँ कहती मैं अब भर गई हूँ, विषैले जल से मैं अब भर गई हूँ। वायु का स्वर भी अब भारी हो गया है, प्रकृति का हृदय भी अब उदास हो गया है। धन्यवाद।
महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। जल प्रदूषण के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वायु का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से वायु प्रदूषण कम हुआ है और एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इसके कारण एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर नंबर 1 पर है। सुन लीजिएगा, एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर नंबर 1 पर है। मुझे इस बात पर एक सीमा केडियो यानी कि एक कविता याद आ रही है। प्रदूषण धीमा जहर है, करता फेफड़ों पर असर है। अरे प्रदूषण धीमा जहर है, करता फेफड़ों पर असर है। सांस की होती परेशानी, मनुष्य फिर भी बेखबर है। सांस की होती परेशानी, मनुष्य फिर भी बेखबर है। पर्यावरण दिवस के आने पर संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण दिवस के आने पर तो संरक्षण की बात करता है। पेड़ पौधों को काट काट कर कंक्रीट का जंगल तैयार करता है। पेड़ पौधों को काट काट कर कंक्रीट का जंगल तैयार करता है। पेड़ लगाकर कर शुगार धारा का अपना ही भविष्य सुधारना है। अरे पेड़ लगाकर कर शुगार धारा का अपना ही भविष्य सुधारना है। अभी पेड़ लगाओगे तो अगली पीढ़ी को फल पाना है। अभी पेड़ लगाओगे तो अगली पीढ़ी को फल पाना है। अरे मंत्री जी, पहले आप ही पेड़ लगवाओगे, फिर आप ही उसे कटवाओगे, फिर उसी से पेज बनवाओगे, फिर से पेड़ लगाने की बात उसी में छपवाओगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी सदस्य जी के द्वारा बताया गया है कि हमारी सरकार पेड़ काटती है। अरे आपके समय में तो वन साफ हो गए थे, हमारे समय में तो पेड़ कटते हैं, उससे ज्यादा तो पेड़ लगवाते हैं हम। माननीय अध्यक्ष महोदया प्रणाम। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे हमारे देश में एयर पोल्यूशन कम होने जा रहा है। हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिससे हमारे देश में ग्रीन एनर्जी में नई क्रांति आई है, जिससे मनुष्य और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। ऐसी गलतियों पर भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और इंडस्ट्री बंद की जाती थी। इस विधेयक में दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है। अगर दंड प्रावधान के बाद भी उद्योगों को कोई असहमति हो तो वो एनजीटी में जा सकते हैं। धन्यवाद। मैं इस विधेयक के संबंध में अपनी चिंताओं को उठाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। अधिनियम 1974 इस विधेयक को लाने के पीछे इस सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। जो जल संसाधनों को प्रदूषित करते हैं उन्हें छोड़ दे, जो जल संसाधनों को प्रदूषित कर है उन्हें छोड़ दे। महोदय, क्या इस बिल का यही उद्देश्य है? महोदय, इस सरकार को जनविश्वास विधेयक पारित किए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। इसमें समान प्रावधान शामिल थे। जो वायु प्रदूषित करते थे उनको अपराध की श्रेणी से हटा देते थे। आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में एक वायु प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है। इस सरकार द्वारा हाल ही में पेश और पारित किए गए कानून यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को पर्यावरण के प्रति कोई सम्मान नहीं है। माना कि हमने बिल पास नहीं कराए, लेकिन आपकी तरह बिल में भ्रष्टाचार नहीं लाए। महोदय, इस सरकार द्वारा हाल ही में पेश इस सरकार को सुभाष कुमार की बनाम राज्य की याद दिलाना चाहता हूँ। 1991 में बिहार का मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया था। अब नए विधेयक का उद्देश्य है सरकार की शक्तियों को स्थानांतरित करना। महोदय, मुझे जल संसद 2024 में बोलने के लिए धन्यवाद। अरे सदस्य जी, 1991 में तो आपकी ही सरकार थी। पहले आप जान लीजिए, बाद में बोला करिए। आपको सीनियर सांसद होके ये बोलने का शोभा नहीं देता। धन्यवाद।
मैम, मुझे जल संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह विधेयक वायु प्रदूषण के अनुरूप लाया गया है, जो कि वास्तव में एक कठोर कानून है, जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। विधेयक उद्योग के छूट पर राज्य बोर्ड की जगह केंद्र बोर्ड की परवानगी स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। यदि यह स्वयंत्र किसी प्रदूषण का असुविधा या जल प्रदूषण का कारण बनता है तो कौन जवाबदेह है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार? केंद्र सरकार, जो कि असुविधा में अपने हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहमति के बिना किसी भी उद्योग को सहमति प्रदान कर सकता है, जो कि इस बिल में पारित किया गया है। महोदया, अपनी पार्टी की ओर से मैं इस जल संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर विरोध करती हूँ। महोदया, देश ने पिछले दशकों में निरंकुश शहरीकरण, औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप जल निकायों की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी है। गंगा, यमुना, घग्गर, गोमती और गोदावरी जैसी नदियाँ आज भारत की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं। गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत रुपये से अधिक खर्च करने के बावजूद भी 2014 के बाद से 32,000 करोड़ रुपए जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि गंगा में 71% निगरानी स्टेशनों ने इस साल की शुरुआत में फीकल कोलिफॉर्म के बहुत उच्च स्तर की सूचना दी है। माननीय अध्यक्ष महोदया, जल संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में मैं मेरी पार्टी की तरफ से बोलना चाहती हूँ। महोदया, भारत में भयानक रूप से फैला हुआ जल प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है। हमारे देश में 1,95,813 बस्तियों और गांव में पानी की गुणवत्ता खराब है। यह एक बड़ी आबादी वाले देश के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहा है। हमारे लेटेस्ट अध्ययन के अनुसार 2019 में 2.3 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु जल प्रदूषण के कारण हुई है। कोई भी आवासीय परियोजना या औद्योगिक परियोजना सीवरेज उपचार संयंत्र के बिना पूरी नहीं हो रही है। इसके पश्चात भी इसमें जल प्रदूषण में कोई भी कमी नहीं आ रही है। इसका कारण 70% सीवरेज उपचार संयंत्रों का निष्क्रिय होना है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी अधीर जी ने 2 प्रश्न उठाए हैं। आपने श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं माघ मास हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। हमारा डीप रूटेड प्रकृति के साथ और पर्यावरण के साथ एकात्मता को दर्शाता है। आप तो गंगा नदी के किनारे भागीरथ के पास रहते हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। जहाँ तक की बात हमारे मंत्रालय के सेंट्रल फ्लूशन बोर्ड की बात है तो once again, thank you everyone for your cooperation and support in implementing this measure. With this move, the bill is passed. Bill is passed. Motion moved. Now the question is that the bill is passed. Those who are in favor will please say ayes. Ayes. Those who against it may please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Now House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.